हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का अभी तक माइंड मैप वन शॉट नहीं देखा है तो भैया जाकर देखो, ताकि आप डिटेल में जो है थर्मोडायनेमिक्स को समझ सको और अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ सको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम बढ़ने वाले हैं हीट कैपेसिटी के बारे में, यानी हीट कैपेसिटी पर कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द एनर्जी। कैलकुलेट द एनर्जी, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो हमें चाहिए ताकि हम टेम्परेचर को बढ़ा सकें 10 ग्राम ऑफ आयरन के फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस में, यदि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिस मच है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास, हमें 10 ग्राम आयरन के लिए बढ़ानी है, यानी मास क्या हो गया 10 ग्राम। टेम्परेचर चेंज डेल्टा एच क्या होता है T2 माइनस T1। T2 कितना है 500 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो घटाओगे तो आएगा 475 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T हमारे पास आ चुका है, ये क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी S कितना है 0.45 जूल पर डिग्री पर ग्राम, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी जितनी चाहिए। एनर्जी मतलब हीट चाहिए भैया, सिंपल बात है। तो Q बराबर हो जाएगा M S डेल्टा T। Q इज इक्वल टू M कितना है 10 ग्राम, S कितना है 0.45 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, इनटू टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 475 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस का इनवर्स गया, पर ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 0.45 इंटू 475 जूल। ये क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो क्या अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। 10 इंटू 0.45 इंटू 475, तो कितना आ गया 2137.5 जूल। तो किलो जूल में क्या हो जाएगा 2.14 किलो जूल। तो ये हमारे पास किलो जूल में एनर्जी आ गई कि हमें इतनी एनर्जी चाहिएगी। तो एनर्जी हो गई 2137 लिख सकते हैं, 2137.5 लिख सकते हैं, 2.14 किलो जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे अब जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.14 किलो जूल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यों हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट मास ऑफ गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी, यानी दोबारा ऐसे दिया है हमें कितना 0.13 जूल पर दिस कैन बी हीटेड थ्रू दी डेल्टा T कितना होगा इसके लिए T2 माइनस T1। T2 कितना है 500 माइनस 25 यानी 475 डिग्री सेल्सियस। हीट सप्लाइड दे दी, यानी Q दे दिया आपकी बार कितना, सप्लाइड मतलब प्लस में दिया है 317.5 जूल। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। M हमें निकालना है तो Q बाय S डेल्टा T। Q कितना है भैया, दिया है 2137.5 जूल डिवाइडेड बाय S कितना है 0.13 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। टेम्परेचर में चेंज कितना है 275 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से पर डिग्री सेल्सियस कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल हुआ, क्या आया 2137.5 डिवाइडेड बाय 0.13 इंटू 475। ये ग्राम यहाँ पर इनवर्स में, ऊपर जाकर ग्राम हो जाएगा। तो निकालो, अब ये आ जाएगा हमारे पास मास। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2137.5 डिवाइडेड बाय 0.13 डिवाइडेड बाय 475, तो ये कितना आ गया मास 34.62 ग्राम, यानी मास कितना आ गया गोल्ड का 34.62 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है हीट सप्लाइड की मदद से मास ऑफ गोल्ड निकाल सकते हैं। तो आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है हीट कैपेसिटी के लिए, Q इज इक्वल टू M S डेल्टा T। यदि मोल्स की बात होगी तो मोलर स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी आ जाएगी बस।
चलिए, तो 34.62 इसका आंसर हो जाएगा। 34.6 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5.6 डेसीमीटर क्यूब। 5.6 डेसीमीटर क्यूब का मतलब हम पढ़ चुके हैं, 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कितना लीटर दिया है आपके पास, ये 5.6 लीटर। क्लियर है, यूनिट अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैंने वन शॉट के अंदर अच्छे से करा रखा है, तो वन शॉट अच्छे से जरूर देखें। चलिए, ऑफ अननोन गैस, अननोन गैस है, रिक्वायर्स इतनी हीट, कितनी हीट चाहिए, 52.25 जूल चाहिए टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी डेल्टा टी ही यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्या बताना है, सीवी बता दो, सीपी बता दो और एटोमिसिटी बता दो, यानी सीवी बता दो, सीपी बता दो और एटोमिसिटी मतलब गामा की वैल्यू भी बता दो। तो हमें इतना सब बताना है। कैसे बताएंगे, सिंपल इक्वेशन लगाएंगे और बता देंगे। क्या इक्वेशन है, इतने लीटर ऑफ अननोन गैस के लिए इतनी हीट चाहिए, यानी हम 1 मोल के लिए हमें निकालनी पड़ेगी कितनी हीट चाहिएगी, और हमें पता है 5.6 लीटर के लिए 52.25 जूल चाहिए, और हमें पता है 1 मोल यानी 22.4 लीटर के लिए कितनी चाहिएगी, 52.25 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 22.4 लीटर। सॉल्व करो, ये किस पे जाएगा, 4 पे, तो क्या हो गया 52.25 इंटू 4, इतनी जूल एनर्जी हमें 1 मोल के लिए चाहिए। तो अब CV क्या होता है, Q बाय डेल्टा टी, तो CV इज इक्वल टू Q कितना है, अभी हमने निकाला 52.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब CV हम निकाल सकते हैं, तो CV के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहा है। यदि कांस्टेंट प्रेशर लेता तो हम CP के लिए ये बात लिख सकते थे। क्लियर है, चलिए डेल्टा टी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस में चेंज है, करो इसे सॉल्व। 5.225 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, जूल। ठीक है, चलो तो 5.225 इंटू 4, ये कितना हो गया, 20.9। अब हमारे पास आ गया CV, हम क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, 1 मोल की बात हो रही है इसलिए मैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R लिख सकता हूँ। चलो तो CP हमें निकालना है, तो R प्लस CV, CV क्या है, R की वैल्यू रखो 3.14 प्लस CV 20.9, चलो 8.314 प्लस 20.9, तो कितना हो गया 29.214 जूल। ये आ गया CP आ गया, CV हमारे पास आ गया, तो दोनों को क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर दो, CP बाय CV, तो क्या आ जाएगा, गामा कितना है 29.2 20.9, करो इसे डिवाइड, देखते हैं क्या आएगा, 29.2 डिवाइडेड बाय 20.9, तो क्या आ रहा है 1.4 के अराउंड आ गया, यानी 1.4 आ गया हमारे पास गामा। तो इस तरीके से हम CP, CV और गामा को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 20.9, 29.214 और ये हो गया 1.4 के अराउंड, यानी गैस कैसी हो गई, डायटोमिक। कैसी गैस हो जाएगी, डायटोमिक गैस हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन, यानी 1 ग्राम हमारे पास ग्रेफाइट है, इसको हम बर्न कर रहे हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक एपरेटस है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है। कितने टेम्परेचर पर हो रही है, 298 केल्विन पर हो रही है, और प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। ड्यूरिंग रिएक्शन हीट टेम्परेचर रेजेज फ्रॉम दिस टू दिस, यानी अपने पास क्या गिवन है, T1, ये क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T2। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस, यदि हमारे पास हीट कैपेसिटी ये है, यानी C की वैल्यू आपके पास दे दी,
हमें ये दे दिया C। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 1 मोल 1 atm। तो डेल्टा H हमें पता है क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा H इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात कर रहा है। चलिए अब रख लेते हैं, कितना है 298 इंटू 299, तो ये हो गया 20.7 किलो जूल पर केल्विन। टेम्परेचर हो गया 299 माइनस 298 यानी 1 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 20.7 किलो जूल। तो डेल्टा H कितना हो गया 20.7 किलो जूल हो जाएगा, यानी एंथैल्पी चेंज फॉर दिस पर्टिकुलर अबव रिएक्शन इतना आ जाएगा 20.7। और यदि इसको पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी तक किलो जूल में निकाला है तो ये पर मोल में आ जाएगी। ठीक है, तो पर मोल के लिए हो जाएगी 12 गुना 20.7 यानी माइनस के 248.4 किलो जूल। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंबशन हो रहा है, कंबशन में क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने 1 मोल के लिए निकाल दी यानी किलो जूल पर मोल के लिए आ गई है। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें क्योंकि 1 मोल के लिए तभी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा माइनस के 248.4 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एंथैल्पी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन दिस। ये एक्सप्रेशन हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कह रहा है व्हेन वाटर फ्रीजेस इन अ ग्लास बीकर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यदि ग्लास बीकर के अंदर वाटर फ्रीज हो गया, अब एक बीकर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है वाटर, अब ये वाटर क्या हो गया फ्रीज। यदि वाटर फ्रीज हो गया तो लिक्विड से सॉलिड बन गया, और लिक्विड से सॉलिड बनता है तो एंट्रोपी क्या होती है डिक्रीज। किसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, गिलास की। और गिलास क्या है हमारे लिए, कोई भी चीज जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम फिलहाल गिलास के अंदर पानी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जम गया, तो हमारे लिए गिलास क्या हो गया सिस्टम। तो इसके अंदर यदि एंट्रोपी बढ़ेगी तो सराउंडिंग में एंट्रोपी, यदि इसके अंदर एंट्रोपी घट गई तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यानी डेल्टा एस सिस्टम क्या हो गया डिक्रीज। यदि डेल्टा एस सिस्टम डिक्रीज हुआ है तो डेल्टा एस सराउंडिंग तो इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि पहले वाले में डिक्रीज दूसरे वाले में रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है या बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट सराउंडिंग पर जरूर पड़ेगा, और कैसा पड़ेगा अपोजिट। यदि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती तो सराउंडिंग की घट जाती, यदि सिस्टम की घटी है तो सराउंडिंग की बढ़ गई, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो है हीट कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।